हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अपने जेआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे. सो टू हेल्प यू आउट इन दिस, EduTap has come up with wonderful courses and let me tell you, टीचर्स डे का टाइम है एंड इसी से रिलेटेड वी हैव कम अप विद वंडरफुल ऑफर्स ऑन ऑल द कोर्सेज ऑफ EduTap. यू कैन सेव अप टू 80%. यहाँ पर आप देख सकते हैं जेआईबी की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप गुरु 80 ये कोड यूज करते हैं तो आपको 80% का डिस्काउंट मिलता है ऑन ऑल द कोर्सेस ऑफ EduTap. इसके साथ आप या आपके नोन कोई आरबीआई ग्रेड बी, आईएफएससीए ग्रेड ए, IRDAI, नाबार्ड, सेबी ग्रेड ए, एसबीआई पीओ क्लर्क, आईबीपीएस, आरआरबी या फिर यूपीएससी, ईपीएफओ, एफसीआई एजी3, यूपीएससी सीसैट इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, देन यू नो द कोड टू बी यूज्ड. इन सभी कोर्सेज के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से कोर्स ज्वाइन करिए. ये जो कूपन कोड आपको दिख रहा है उसको यूज करिए एंड गेट द डिस्काउंट. लेट मी टेल यू, लिमिटेड पीरियड ऑफर है 4 से 6 सितंबर. टुडे इज द लास्ट डेट, सो प्लीज डू नॉट वेस्ट टाइम. फटाफट से इसमें एनरोल कर लीजिए एंड बी ए पार्ट ऑफ दिस. एंड आई होप यू रिमेंबर, गुरु 80 इज द कोड फॉर जेआईबी रिलेटेड कोर्सेज जो हमारे हैं उनमें 80% का डिस्काउंट पाने के लिए. एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस वंडरफुल सेशन जहां पर हम आई एंड आईएफएस का मई 2025 का जो पेपर है उसका पार्ट 2, तो पार्ट 1 हम डिस्कस कर चुके हैं. नाउ विल बी डिस्कसिंग द पार्ट 2 ऑफ दिस पेपर, यानी कि 45 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं. बाकी के क्वेश्चंस हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर सेशन में करेंगे. सो किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आए थे और कौन से टॉपिक्स हमारे एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, क्या वेटेज है डिफरेंट टॉपिक्स का, कैसा क्वेश्चन किस टॉपिक से आता है, इन चीजों से रिलेटेड अच्छा आइडिया आपको लगता है जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पे बेस्ड प्रिपरेशन अपनी करते हैं. तो दिस इज व्हाट विल बी डूइंग इन दिस सेशन. क्या आपको प्रीवियस ईयर्स में कैसे क्वेश्चन किस तरीके से, ये सारा आइडिया आपको लगेगा बाय गोइंग थ्रू दिस पेपर, May 2025 पेपर. दिस इज पार्ट 2 ऑफ द आई एंड आईएफएस सब्जेक्ट इन द जेआईबी एग्जाम. तो 45 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं. इफ यू हैव मिस्ड दैट सेशन तो प्लीज आप पिछला सेशन देख लीजिए. यू विल फाइंड इट ऑन आवर यूट्यूब चैनल. ठीक है, तो 46 क्वेश्चन विच अमंग द फॉलोइंग इज और अदर रिकमेंडेशंस ऑफ नरसिम्हन कमिटी 1. तो इस कमिटी को बनाया गया था 1991 के टाइम पे. इसके रिकमेंडेशंस 92 के टाइम पे आ गए. ये टाइम आपको याद होगा, इंडिया में मेजर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गया था एंड इसी टाइम पे हमें रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत थी एज वी वेंट फॉर टेकिंग द डॉलर्स फ्रॉम IMF. एंड वहाँ से हमें पता चला कि येस देर इज़ रिक्वायरमेंट ऑफ मेजर चेंजेस इन आर इकोनॉमी एंड IMF ने कहा कि ये चेंजेस जब आप करोगे दैट इज़ द क्राइटेरिया कि आप इस तरीके से जो मनी के लिए आए हो तो यू हैव टू इम्प्लीमेंट चेंजेस. तो किस तरह के रिफॉर्म्स करने हैं थोड़ा तो आइडिया IMF ने दे दिया. बाकी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कैसे करना है उससे रिलेटेड हमने नरसिम्हन कमिटी को बिठाया एंड वी आस्क्ड फॉर रिकमेंडेशंस कि हाँ भाई कैसे करना है, क्या करना है, इंडियन इकोनॉमी में क्या चेंजेस लेकर आनी है. तो नरसिम्हन कमिटी केम अप विथ वंडरफुल रिकमेंडेशंस एंड कुछ यहाँ पर दिए हुए हैं विद रिस्पेक्ट टू द बैंकिंग. तो आपको बताने के कौन से यहाँ पे सही है. फेस्ड रिडक्शन इन स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, फेस्ड अचीवमेंट ऑफ 8% कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, अबॉलिशन ऑफ ब्रांच लाइसेंसिंग पॉलिसी. ठीक है, तो यहाँ पर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR को रिड्यूस करने की जरूरत तो थी ही क्योंकि पहले रिजर्व्स बहुत हाई थे. 8% कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो में नॉट बी करेक्ट. ब्रांच लाइसेंसिंग पॉलिसी को अबॉलिश, यानी कि अगर आप एक ब्रांच ओपन कर रहे हैं फिर से लाइसेंस लेना है, इस तरीके की पॉलिसी थी पहले, तो दैट वाज अबॉलिश्ड. तो हियर इफ वी सी फेस्ड अचीवमेंट ऑफ 8% कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, बिकॉज ये नरसिम्हन कमिटी 1 है तो कमिटी 1 ने 8% कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो रिकमेंड किया था. अगर हम कमिटी 2 की बात करें जो कि 1998 में आई थी, इसने 9% कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कहा था. कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज एडिक्वेट कैपिटल मेंटेन करना ओवर वॉट एवर रिस्की एसेट्स आपके पास है. लेट्स 100 रुपीज के रिस्की एसेट्स है तो एटलीस्ट 9 रुपीज का कैपिटल तो आपके पास होना ही चाहिए या 8 रुपीज का होना ही चाहिए. इस तरीके से कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कहता है. तो रिड्यूस करना है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को. ऑल द 3 आर करेक्ट, सो डी इज द राइट आंसर. 47 विच अमंग द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिपॉजिट टेकिंग NBFCs. तो NBFCs डिफरेंट मेथड से क्लासीफाई किए जाते हैं एंड वन ऑफ देम इज बेस्ड upon the liabilities. एंड liabilities में दो टाइप के हैं, एक तो डिपॉजिट टेकिंग एंड द अदर वन इज नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFCs. तो डिपॉजिट टेकिंग NBFCs का मतलब है, NBFC का काम क्या है, बेसिकली बैंक की तरह वो डिपॉजिट लेते हैं एंड लोन देते हैं आगे. तो जो डिपॉजिट लिया जा रहा है
तो मोस्टली डिपॉजिट मोस्टली ये लोन लेते हैं एंड देन दे गिव अवे लोन या फिर क्रेडिट टू समवन एल्स। इसका जो डिफरेंस इन द इंटरेस्ट रेट होता है उससे वो कमाते हैं। अब कुछ ऐसे एनबीएफसी से जो डिपॉजिट लेते हैं यानी कि जनरल पब्लिक से पैसा लेते हैं, तो जनरल पब्लिक से पैसा लेते हैं मतलब वो थोड़ा रिस्की हो जाता है फॉर द गवर्नमेंट, रेगुलेटर्स, एवरीवन। तो दैट इज डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज। अब नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज वो हैं जो कि लोन लेते हैं, लोन देते हैं आगे, तो इसका डिफरेंस इन द इंटरेस्ट रेट से वो कमाते हैं, तो दैट इज व्हाट दे डू। तो डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज जो हैं उनको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस नॉर्म्स को फॉलो करना होगा बिकॉज दे आर टेकिंग डिपॉजिट फ्रॉम द जनरल पब्लिक। तो क्या है ये रूल्स रेगुलेशंस नॉर्म्स, लेट अस सी। और इसमें से क्या सही है वो आपको बताना है। एनबीएफसीज आर अलाउड टू एक्सेप्ट एंड रीन्यू पब्लिक डिपॉजिट फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 12 मंथ्स एंड मैक्सिमम ऑफ 60 मंथ्स, 12 to 60 मंथ्स का। क्योंकि एनबीएफसी जो डिपॉजिट ले सकते हैं किस किस टाइप का हो सकता है डिपॉजिट, करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट या फिर एफडीआरडी। तो एनबीएफसी कैन ओनली टेक टाइम डिपॉजिट, ठीक है, टाइम डिपॉजिट मेंटेन कर सकते हैं, नॉट अ डिमांड डिपॉजिट, ठीक है। एफडीआरडी का टेन्योर कितना 12 to 60 मंथ्स हो सकता है। दे कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट रिपेबल ऑन डिमांड, तो ये तो गलत है सेकंड ऑप्शन। तो ऑब्वियसली 1 and 3 शुड बी करेक्ट बिकॉज जैसे ही 2 एलिमिनेट होता है वी कम टू द आंसर। एंड द इंटरेस्ट में बी पेड और कंपाउंडेड एट रेस्ट नॉट शॉर्टर देन मंथली रेस्ट, ठीक है। तो इंटरेस्ट जो आपको लगाया जा रहा है, इंटरेस्ट जो आपको पे करना है दैट शुड बी मंथली बेसिस पे, ठीक है। कंपाउंडिंग जो हो रहा है वो मंथली बेसिस पे होना चाहिए क्योंकि कई बार हाफ ईयरली कंपाउंडिंग या फिर एनुअली कंपाउंडिंग ये होता है, तो मंथली बेसिस से कम नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी लाइक कि डेली बेसिस पे इंटरेस्ट कंपाउंड हो रहा है या फिर एवरी वीकली बेसिस पे, तो दैट शुड नॉट बी द केस। तो ये दोनों ही सही है। 12 to 60 मंथ्स के जो डिपॉजिट टाइम है उसको आप मेंटेन कर सकते हैं एंड इंटरेस्ट मंथली बेसिस से कम अमाउंट ऑफ टाइम के लिए नहीं कंपाउंड होना चाहिए। सो सी इज द राइट आंसर 1 and 3 ओनली। देन 48 विच अमंग द फॉलोइंग इज परसेंटेज कंट्रीब्यूशन ऑफ स्पॉन्सर बैंक इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आरआरबी। जब आरआरबी को एस्टैब्लिश करते हैं, लेटेस्ट से एक आरआरबी एस्टैब्लिश कर रहे हैं, इसमें 100 करोड़ रुपीस की रिक्वायरमेंट है, तो ऐसे केस में ये जो 100 करोड़ की रिक्वायरमेंट है इस कैपिटल को डिवाइड कर दिया जाएगा बिटवीन 3 एंटिटीज, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड द स्पॉन्सर बैंक। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 50% ऑफ दिस कंट्रीब्यूशन इज गिवन, 50 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट 15% देता है एंड स्पॉन्सर बैंक, लेट्स से एसबीआई स्पॉन्सरिंग दिस पर्टिकुलर आरआरबी, तो वो 35% का कंट्रीब्यूशन करता है। ओके, सो स्पॉन्सर बैंक का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पूछा हुआ है विच इज 35%, ठीक है, याद रहेगा, पूरा मैंने यहाँ पे दे भी दिया। बी इज द राइट आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग इज वन ऑफ द डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का डेफिनेशन क्या है? अगर आप देखो बैंक्स का एक ड्रॉबैक है कि वो लॉन्ग टर्म के लोन्स नहीं दे सकते बिकॉज उनके डिपॉजिट शॉर्ट टर्म के होते हैं, तो उन्हें लोन भी शॉर्ट टर्म का देना है ताकि लोन आया एंड डिपॉजिट पे पे बैक कर दिया। बट अगर उन्होंने लॉन्ग टर्म लोन दे दिया बहुत सारा पैसा, तो वो पैसा फंस जाएगा और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमें चाहिए ही लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है, 5 years, 10 years, 15 years, 20 years के लोन्स। तो दैट इज नॉट द कैपेबिलिटी ऑफ बैंक्स मोस्टली, तो दैट इज वाई स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस को एस्टैब्लिश करना पड़ा विच आर कॉल्ड द डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब इन डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी डिफरेंट काइंड्स के होते हैं। सम ऑफ देम स्पेसिफिक सेक्टर्स में अपना काम करते हैं, लाइक एग्जिम बैंक हो गया या फिर सिडबी हो गया, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सम ऑफ देम आर ओनली कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट एजेंसीज लाइक एलआईसी हो गया, यूटीआई हो गया, ठीक है, और कुछ स्टेट लेवल पे हैं, स्टेट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशंस वगैरह। तो इनमें से कौन सा डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है पूछा जा रहा है। तो एसबीआई तो इंटरमीडियरी है, बैंक है, सेबी इज अ रेगुलेटर, आरआरबी अगेन इज अ बैंक, तो सिडबी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो जो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है, तो काफी कुछ डीएफआई के बारे में मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, सो बी इज द राइट आंसर। 50 इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया आईआरडीआई के द्वारा एक कमिटमेंट की गई है कि इंश्योरेंस फॉर ऑल, सभी को, सभी एंटिटी, सभी लोगों को लाइफ, हेल्थ, प्रॉपर्टी, किसी भी एक तरह का इंश्योरेंस एटलीस्ट उनके पास हो, ये चीज इंश्योर करना है बाय पर्टिकुलर ईयर, ठीक है। ईयर कौन सा है आपको बताना है, 2027, 47, 50 या 70। सो द करेक्ट आंसर ईयर इज 2047, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन पहले भी पूछा गया रिपीटेशन क्वेश्चन में, ठीक है। 2047 इंपॉर्टेंट ईयर क्यों है? बिकॉज इस ईयर पे 100 years ऑफ आवर इंडिपेंडेंस हो जा रहा है आफ्टर 1947, तो अमृत काल का जो लास्ट ईयर है, दैट बाय देन वी विल बी हैविंग दिस इंश्योरेंस फॉर ऑल,
ठीक है, ये करेंगे। अब 51, विच अमंग द फॉलोइंग इज द कंटेंट ऑफ रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। तो ये बहुत ही बढ़िया डॉक्यूमेंट है जो कि इसे प्रोस्पेक्टस कहा गया, यानी कि ये बताता है अबाउट पब्लिक इश्यू। लेटस से आप एक कंपनी है एंड आप चाहते हैं कि आप शेयर्स इशू करें इनटू द जनरल पब्लिक, जिसे हम आईपीओ कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो ऐसे केस में आपके शेयर से रिलेटेड एंड आप किस पर्टिकुलर फील्ड में काम कर रहे हैं एज अ कंपनी, आपके डायरेक्टर्स का क्या क्रेडेंशियल्स है, फाइनेंशियल्स है, एंड किस तरीके से इन पैसों को आप यूटिलाइज करेंगे, वाई शुड बी ट्रस्ट यू, एंड ऑल ऑफ दीज इंफॉर्मेशन इज गिवन इन दिस पर्टिकुलर प्रोस्पेक्टस व्हिच इज कॉल्ड द रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। अब इस रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस को एक इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट कहा जाता है बिकॉज इसमें एक इंफॉर्मेशन जो सबसे क्रूशियल है वो इनकम्प्लीट होती है। या तो आपको यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स दिए जाएंगे या फिर आपको यहाँ पर दे दिए जाएंगे कि ईच शेयर का कॉस्ट क्या है, ठीक है। तो कोई एक इन्फॉर्मेशन होगा तो दैट इज इनकम्प्लीट ना, दोनों होना चाहिए तभी आपको शेयर्स का पता चलेगा। तो व्हाट आर द थिंग्स दैट आर प्रेजेंट इन दिस प्रोस्पेक्टस? बिजनेस डिस्क्रिप्शन, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, रिस्क फैक्टर, प्रोसीड्स कहाँ यूज होंगे एंड किस इंडस्ट्री में आप वर्क कर रहे हो उसका ओवरव्यू, एवरीथिंग इज गिवन इन दिस प्रोस्पेक्टस। सो ऑल ऑफ द अबव, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया? आप लोग मुझे बताइए, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग पहली बार, फर्स्ट टाइम अगर आप शेयर्स इशू कर रहे हो उसे कहते हैं। अब एक बार इशू हो गया, सेकंड थर्ड फोर्थ टाइम को हम क्या कहते हैं? अगर आप शेयर्स इशू कर रहे हैं, आईपीओ का ही एक अलग वर्जन है, तो व्हाट इज दैट कॉल्ड? कैन यू जस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर द फंक्शंस ऑफ फेडाई, फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ये एक इंटरमीडियरी बॉडी है, फिर एक इंटरफेस बनता है बिटवीन फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स। कौन है? ऑथराइज्ड डीलर्स, जिन्हें आरबीआई डेजिग्नेट करता है, लाइक एसबीआई इज अ ऑथराइज्ड डीलर। ऐसे ही कई सारे और भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। तो ये सारे फॉरेन एक्सचेंज को के साथ डील करते हैं, तो दे आर कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स। अब ये फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स का एक एसोसिएशन बना दिया। क्यों? अगर इनके कोई ग्रीवेंसेस है तो सारे बैंक उठकर आरबीआई के पास तो नहीं जाएंगे, उनका एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी होना चाहिए, वो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ एक इंटरेक्शन करेगा। तो इट इज एन इंटरफेस we can say between government of India and these foreign exchange dealers. Not just that, ये जो फेडाई है इसके बहुत सारे और फंक्शंस है। ये सारे जो ब्रोकर्स हैं, आप ब्रोकर के बिना जो शेयर मार्केट, फॉरेक्स मार्केट में इन्वेस्टमेंट थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो ब्रोकर्स को एक्रेडिट करना कि ये पर्टिकुलर ब्रोकर स्पेसिफिकली सही काम कर रहा है कि नहीं, स्टैंडर्ड सेट करना, एंड जो इंटरेस्ट रेट्स है, लाइक इंटरनेशनल एनआरआई ने कोई बैंक अकाउंट ओपन किया इंडिया में तो कितना इंटरेस्ट रेट लगेगा, इसका स्टैंडर्ड भी फेडाई सेट करता है। एंड इट टेक्स केयर कि जो बैंक में पीपल हैं, पर्सनल हैं, उनको अच्छी तरीके से ट्रेन किया जाए कि वो फॉरेक्स हैंडल कर पाए। ठीक है, ये स्टैंडर्ड सेट, इंटरेस्ट रेट तो सेट कर रहा है, साथ के साथ डिफरेंट स्टैंडर्ड सेट करता है कि कैसे क्या फंक्शन करना चाहिए। और इस स्टैंडर्ड को सेट करने के लिए ये कई सारे और ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कोऑपरेट करता है, लाइक इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, फिक्स्ड इनकम एंड मनी मार्केट डेरिवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया एंड एफबीआईएल के साथ। ठीक है, तो फाइनेंशियल बेंचमार्क्स इंडिया लिमिटेड, इनके साथ कोऑर्डिनेट करके स्टैंडर्ड सेट करता है फॉर द डिफरेंट फील्ड्स। तो फंक्शंस क्या है? गाइडलाइंस एंड रूल्स ऑफ हैंडलिंग फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस, ऑब्वियसली बैंक पर्सनल को फॉरेन एक्सचेंज के एरियाज में ट्रेन करना एंड फॉरेक्स ब्रोकर्स को क्रेडिट करना। ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट, सो डी विल बी द राइट आंसर। क्लियर है ना? 53, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट फीचर ऑफ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? लेटेस्ट से आपको डॉलर्स चाहिए 6 मंथ्स के बाद, अभी इसका प्राइस 85 है, बट 6 मंथ्स बाद आपको लग रहा है 90 हो जाएगा, तो आप एक डील फिक्स करेंगे कि मुझे 6 मंथ्स के बाद चाहिए, किसी एक पर्सन एक्स आप हैं एंड पर्सन वाई से आप डील फिक्स करेंगे कि यहाँ पर 87 रुपीज़ पे मुझे 6 मंथ्स के बाद दे देना। अब वाई को लगता है कि ऐसा कोई इंक्रीज इन द प्राइस होगा नहीं, तो डिफरेंस इन द एंटिसिपेशन की वजह से ये डील फिक्स हो जाती है। अब दो केसेस हो सकते हैं, या तो ये प्राइस 80, लेट्स से इसका प्राइस जो है 90 हो गया, तो ऐसे केस में आपको प्रॉफिट होगा बिकॉज आप 87 पे ये डॉलर्स बाय कर रहे हैं, बट इसको लॉस होगा। इन द अदर हैंड, अगर ये प्राइस 86 हो गया तो ऐसे केस में क्या होगा? इसको तो 87 मिल रहा है ऑन ईच डॉलर हु इज सेलिंग द डॉलर्स, बट मार्केट में 86 मिलता है, तो इसको प्रॉफिट हो जाएगा, आपको लॉस हो जाएगा। तो ऐसा ही होता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अगर ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू है तो एक्सवाई ने डायरेक्टली कर लिया, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू अगर ये कर रहे हैं, सारी बातें जो मैंने की वो स्टॉक एक्सचेंज के साथ चल रही हैं, दे ईच वो एक दूसरे को जानते नहीं, स्टॉक एक्सचेंज के साथ चल रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज इन दोनों के साथ वो डील करता है। तो दिस इज कॉल्ड अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, जो एकदम स्टैंडर्डाइज्ड वे में होता है। ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स का स्पेसिफिक वैल्यूज होते हैं कि $100 को होगा तभी कर पाएंगे, ऐसा ऐसा करके होता है कि $100 खरीद रहे हो तभी आप ये हमारे पास आ सकते हो। अब स्टॉक बीच में एक
कोई आ गया ब्रोकर टाइप का लाइक स्टॉक एक्सचेंज, तो वो कमीशन मार्जिन अपना लेगा ही। और ये जो है एक्स एंड वाई 24/7 एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, बट यहाँ पर अगर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है तो ये जब स्टॉक एक्सचेंज ओपन है तभी कर सकते हैं ना, तो स्पेसिफिक टाइमिंग है इसका, ठीक है। एंड ये जो भी मेच्योरिटीज है लाइक 6 मंथ्स है, इसने कहा कि नहीं मुझे 3 मंथ्स में ही चाहिए, तो एक्स एंड वाई बात करके चेंज कर सकते हैं, बट स्टॉक एक्सचेंज के साथ ऐसा नहीं है, उसको कैंसिल करो नया ओपन करो ऐसा, मेच्योरिटी जो है फिक्स्ड है वहां पे। तो फ्यूचर्स हैव फ्लेक्सिबल मेच्योरिटी, नो स्टैंडर्ड अमाउंट्स होते हैं, यस। फ्यूचर्स हैव नो मार्जिन, गलत है। 24/7 अवेलेबल, गलत है, ठीक है। तो द करेक्ट आंसर यार फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में इज बी, ठीक है। फॉरवर्ड फ्यूचर का समझ में आया, तो ये सारे डिफरेंसेस यू कैन गो थ्रू वंस। वन मोर, या ऑब्वियसली कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ओवर द काउंटर है, काउंटर पार्टी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होता है, ये सब कुछ ही मैंने बता दिया आपको। ओवर द काउंटर का मतलब है डायरेक्टली टॉक कर सकते हैं, डायरेक्टली एक दूसरे के साथ डील कर सकते हैं, सॉरी। सो 54 if we see, Sonia is an alternate reference rate suggested to be used by various central banks in substitution of LIBOR, कौन से कंट्री ने इसे सजेस्ट किया है? तो व्हाट डज दिस मीन? अल्टरनेट रेफरेंस रेट का मतलब आई होप आपको पता होगा, लिबॉर लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट, ये जैसे इंडिया में आपको पता है ना सारे इंटरेस्ट रेट्स कौन से रेट पे डिपेंडेंट है, रेपो रेट पे, रिपर्चेस रेट, ऐसे इंटरनेशनली लिबॉर पे डिपेंडेंट थे। तो लिबॉर में मैनिपुलेशंस चेंजेस वगैरह देखे गए, तो वी हैड टू शिफ्ट फ्रॉम दिस टू अल्टरनेट रेफरेंस रेट्स, तो कई सारे कंट्रीज ने सजेस्ट किया एंड उसके बेसिस पर हम कोई भी अल्टरनेट रेफरेंस रेट आज के डेट में चूज करते हैं, एंड इंटरनेशनली फिर एक दो रेफरेंस बन जाएंगे एज द टाइम कम्स। तो ये थोड़ा रिसेंटली हुआ, तो दैट इज वाई वी कैन से कि डिफरेंट कंट्रीज ने सजेस्ट किया हुआ जो अल्टरनेट रेफरेंस रेट है दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर द इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस। तो यहाँ पे सोनिया नाम का ये जो अल्टरनेट रेफरेंस रेट है किस कंट्री ने सजेस्ट किया? यूके ने सजेस्ट किया, यूएसए ने SOFR सजेस्ट किया, इंडिया ने कुछ ने सजेस्ट किया, जापान ने टोनार टोक्यो के नाम से ये सजेस्ट किया हुआ है, ठीक है। तो बी इज द राइट आंसर। अब यहाँ पे सारे दिए हुए हैं, यूएसए ने SOFR सजेस्ट किया, सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट, ये सिक्योर्ड है यानी कि अगर बैकिंग है इसका कि अगर कोई वेरिएशंस होते हैं तो उसको संभाला जाएगा। ओवरनाइट यानी कि 1 डे सिंगल डे के बोरोइंग के लिए ये इंटरेस्ट रेट्स यूज किए जा सकते हैं बाय बैंक्स एंड नॉन बैंक्स। यूके सोनिया स्टर्लिंग ओवरनाइट इंटरबैंक एवरेज रेट, ये सिक्योर्ड नहीं है, ओवरनाइट बैंक्स एंड नॉन बैंक्स। EU के द्वारा ESTR सजेस्ट किया गया है, ये भी सिक्योर्ड नहीं है, ओवरनाइट बैंक्स एंड नॉन बैंक्स दोनों यूज कर सकते हैं। स्विट्जरलैंड के द्वारा स्विस एवरेज रेट ओवरनाइट, सैरोन SOFR सोनिया में कंफ्यूज मत होइएगा, आई होप एक दो बार पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा, ये सिर्फ बैंक्स के लिए। जापान के द्वारा टोक्यो ओवरनाइट एवरेज रेट टोनार, जो कि सिक्योर्ड नहीं है, ओवरनाइट है, बैंक्स नॉन बैंक्स दोनों यूज कर सकते हैं। एक दो बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग बढ़िया क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्यूरेशन ऑफ ट्रेजरी बिल्स इश्यूड बाय द इंडियन गवर्नमेंट। तो ट्रेजरी बिल होता क्या है? वी नो कि बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं। बॉन्ड्स क्या होते हैं? गवर्नमेंट को अगर लोन लेना है आपसे तो वो इशू करेगा बॉन्ड, 90 रुपीज़ दो 100 लो, और इस पे कुछ इंटरेस्ट रहता है जिसे हम कूपन रेट कहते हैं, और ये जो अमाउंट इस पे है दैट इज कॉल्ड द पार वैल्यू या फिर फेस वैल्यू। अब ये 90 रुपीज़ पे ले रहे हैं आप, मतलब इसे हम बॉन्ड प्राइस, ठीक है, ये कहते हैं। अब ये बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं फॉर डिफरेंट बाय डिफरेंट एंटिटीज फॉर डिफरेंट टर्म्स, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किया जाता है एंड जो प्राइवेट एंटिटीज है उनके द्वारा, ठीक है। एंड ये शॉर्ट टर्म के लिए एंड लॉन्ग टर्म के लिए इशू किए जाते हैं। एंड वी विल ऐड वन मोर दैट इज स्टेट गवर्नमेंट भी इशू करता है, ठीक है। तो इफ वी मेक अ टेबल, यहाँ पर शॉर्ट टर्म के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किए हुए बॉन्ड्स को हम ट्रेजरी बिल कहते हैं, लॉन्ग टर्म के जो है उन्हें गवर्नमेंट सिक्योरिटी कहते हैं। शॉर्ट टर्म स्टेट गवर्नमेंट इशू नहीं करता, लॉन्ग टर्म के जो है उन्हें स्टेट डेवलपमेंट लोन्स कहते हैं। प्राइवेट एंटिटीज के द्वारा शॉर्ट टर्म के लिए इशू किए हुए बॉन्ड्स को हम कमर्शियल पेपर कहते हैं, एंड लॉन्ग टर्म के लिए इशू किए हुए बॉन्ड्स को हम कॉर्पोरेट बॉन्ड्स कहते हैं, ठीक है। तो आई होप ये नेम्स आपको याद रहेंगे। अब हम बात करें अबाउट द ट्रेजरी बिल, तो ये शॉर्ट टर्म है एंड इसके टेन्योर्स क्या क्या है? तो टेन्योर्स 3 है, 91 डे, 182, 364 डे, 3 टेन्योर्स में आपको मिलते हैं, यानी कि 91 डेज के लिए बोरो किया वापस कर दिया ऐसा, ठीक है, दैट इज द टेन्योर। और ये जो शॉर्ट टर्म है सारे मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एंड ये लॉन्ग टर्म वाले आपके कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स है। मनी मार्केट मीन्स लेस देन 1 ईयर। आई होप ये सारा कुछ याद रहेगा। कौन सा टेन्योर नहीं है जो इंडिया में अवेलेबल नहीं होता? 271 डे, सो डी इज द राइट आंसर। 56 an aircraft of an Indian company is being leased to a company in UAE for short term, ठीक है। तो यहाँ पे लीजिंग की बात की गई, which among the following is the most appropriate lease। तो लीजिंग का मतलब क्या होता है? कोई चीज को रेंट पे लेना, सिंपल चीज है, इतना ज्यादा उसमें है नहीं, नाम अजीब सा, बट या रेंट पे लेना। लेट्स से
कोई इंडियन कंपनी है जिसने एक एयरक्राफ्ट को रेंट पे लिया, अपना जो एक्टिविटीज़ है वो कर रहा है, एंड देन इट विल रिटर्न आफ्टर सम टाइम। तो रेंट पे चार, लेट्स से आपने एक फ़ोन लिया रेंट पे 1 महीने के लिए, और फिर यूज़ करके आप 1 महीने बाद लौटा दोगे, तो दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड लीजिंग। तो शॉर्ट टर्म के लिए रेंट पे ले रहे हैं तो उसे हम ऑपरेटिंग लीज कहते हैं, और अगर आप फुल इकोनॉमिक लाइफ के लिए रेंट पे ले रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, फाइनेंशियल लीज। लेट्स से आपने एक फ़ोन रेंट पे लिया, एंड वो फ़ोन आप रेंट पे ले रहे हो फॉर 3 to 4 years, तो 3 to 4 years तो इसकी पूरी इकोनॉमिक लाइफ ही है, उसके बाद तो क्या ही चलेगा फ़ोन। तो दिस पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड अ फाइनेंशियल लीज, जहाँ पर बहुत चतुर तरीके से तीन, जितना भी उसका इकोनॉमिक लाइफ है उतना टाइम के लिए हम रेंट पे ले लेते हैं। एंड फाइनेंशियल लीज में एक ऑप्शन भी होता है कि बाद में आप इसे बाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए तो कौन सा बेस्ट है, ऑपरेटिंग लीज। ठीक है, तो फाइनेंशियल लीज को कैपिटल लीज भी कई बार कहा जाता है, तो दैट इज द थिंग। तो बी इज द राइट आंसर, एनी ऑफ द अबव नहीं, शॉर्ट टर्म के लिए ऑपरेटिंग लीज ही यूज करेंगे। क्लियर है ना? व्हिच अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरपर्सन ऑफ हाई लेवल कमिटी ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट रिलेटेड एक कमिटी को बनाया गया था, हाई लेवल कमिटी, उसके चेयरपर्सन कौन है? एकदम स्ट्रेट फैक्ट है। सो डॉक्टर सी रंगराजन इज द राइट आंसर। ठीक है, रंगराजन कमिटी के द्वारा रिकमेंड किए गए थे कि किस तरीके से हम आगे चेंजेस ला सकते हैं फॉरेक्स रिलेटेड, ताकि हम बेटर परफॉर्म कर सके और ऐसे फॉरेक्स के क्राइसिस में फिर से ना आए जो हमने 1991-92 में देखा था बिफोर द एलपीजी रिफॉर्म्स। 58 which among the following is or the disadvantages of global interconnectedness। तो अगर डिफरेंट मार्केट जो है एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, लाइक यूएसए का मार्केट इंडिया से इंटरकनेक्टेड है कि नहीं? यूएसए का एक बड़ा बैंक है, उसमें इंडिया का जो बैंक है उसका कुछ पैसा रखा हुआ है। लेट अस से यूएसए का बैंक फेल हो गया, तो सबसे पहला इफेक्ट क्या होगा? यूएसए का जो स्टॉक मार्केट है उस पर इफेक्ट होगा, वो डाउन जाने लगेगा। बैंक्स फेल हो रहे हैं तो इकोनॉमी क्या होगा? चलो पैसे खींचो। ऐसे ये इन्फॉर्मेशन जब हमारे स्टॉक मार्केट में आएगा वो फेल होने लगेगा, एंड एक्चुअली जब ये बैंक फेल मटेरियलाइज होता है तो हमारा इंडिया में भी बैंक्स जिन्होंने इसमें पैसे डाल रखे हैं वो बैंक्स भी फेल होंगे। सो दिस इज कॉल्ड द इंफॉर्मेशन चैनल ऑफ कंटेजियन। इस चीज को हम कंटेजियन कहते हैं। इन्फॉर्मेशन, दो चैनल्स इसके, एक तो इन्फॉर्मेशन चैनल जहाँ स्टॉक मार्केट्स फेल होते हैं, द सेकंड वन इज अ रियल चैनल जहाँ पर रियली जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो फेल होने लगते हैं। तो ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस के डिसएडवांटेज में क्या आता है? इंक्रीज इन ट्रेड। ट्रेड इंक्रीज तो डिसएडवांटेज नहीं एडवांटेज है ना, ग्लोबली अगर कनेक्टेड है तो ट्रेड बढ़ेगा, यस ऑब्वियसली दैट इज एन एडवांटेज। वोलेटिलिटी इन द मार्केट, यानी कि ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन आती है पैसे खींचने लगते हैं, तो यस वोलेटाइल है। स्प्रेड ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस जो हमने पूरा एक्चुअली होता हुआ देखा अपने सामने, तो यस 2 and 3 only, B should be the right answer। अब 59 which among the following is a reason for allowing qualified institutional placement in India in 2006 by SEBI। ठीक है, सेबी के द्वारा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट को इंडिया में अलाउ किया गया। अब अगर कोई भी कैपिटल इशू कर रहा है, यानी कि आप एक कंपनी है एक्स, यू वांट टू इशू शेयर्स इन द ओपन मार्केट, तो ये तीन तरीके से किया जा सकता है। एक तो आप पब्लिक इशू कर सकते हैं, दूसरा आप राइट्स इशू कर सकते हैं, एंड तीसरा आप प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकते हैं। अब पब्लिक इशू का मतलब डायरेक्ट ओपन पब्लिक को इशू करना, कोई भी आके खरीद ले। ये फर्स्ट टाइम किया गया तो आईपीओ, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम ऐसे किया जाता है तो उसे हम फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। मैंने पहले पूछा था, द आंसर इज एफपीओ। ठीक है, अब राइट्स इश्यू जो ऑलरेडी शेयर होल्डर्स को किया जाता है, लेट्स से 10% का शेयर आपने खरीद रखा है तो आपको फिर से 10% का ऑफर मिलेगा कि और शेयर्स खरीद लो, ऐसा। और प्राइवेट प्लेसमेंट इज एक्स कंपनी ने वाई कंपनी में अपने सारे शेयर्स ले जाके प्लेस कर दिए, उठाओ वहां रखो, प्राइवेट प्लेसमेंट। ठीक है, तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट कब कहते हैं? जब ये प्लेसमेंट किया जा रहा है ना क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, यानी कि ये एक ऐसा बायर है जो कि डेजिग्नेटेड है बाय सेबी। ठीक है, तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। नाउ हियर इफ वी सी, इसमें अगर हम देखें यहाँ पे दिया गया कि ये लाया क्यों, तो अनेबल द लिस्टेड, ये एक्चुअली आया था क्योंकि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट एंड ये बायर वाला जो प्रोसेस है ये काफ़ी क्विक है, फास्ट हो जाता है सारा काम। यहाँ पर काफ़ी सारी डिटेल्ड प्रोसेस है, आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है एंड कंप्लायंस सब कुछ देखने होते हैं। टू अनेबल द लिस्टेड कंपनीज रेज मनी फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट्स इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये तो है ही। हेल्प इशूअर्स डाइवर्सिफाई द शेयर होल्डिंग्स टू नॉट टू डाइल्यूट द शेयर होल्डिंग, ये तो राइट्स इशू का हो गया। एंड टू प्रोवाइड फॉर इशूइंग इंस्ट्रूमेंट्स एट प्राइसेस लोअर देन मार्केट, ये तो है ही नहीं किसी में भी। इशूअर्स डाइवर्सिफाई द शेयर होल्डिंग, ये तो सभी डाइवर्सिफिकेशन तो है ही नहीं, सारे शेयर्स एक ही जगह जा रहे हैं, तो ये भी नहीं है। तो ऑब्वियसली द करेक्ट आंसर शुड बी ए, कि आप शॉर्ट स्पैन, मेनली है कि फास्टर, तो मेन
फीचर ये है कि फास्ट हो जाए सारा प्रोसेस, तो शॉर्ट स्पैन। 60 विच अमंग द फॉलोइंग इज द ऑप्शन ऑफ अलॉटिंग इक्विटी शेयर्स इन एक्सेस ऑफ द इक्विटी शेयर्स ऑफर्ड इन द पब्लिक इश्यू। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि अगर शेयर्स इशू कर दिया आपने 1000 शेयर्स लेट से आप सोच कर गए थे एंड वो इशू कर रहे हैं, अब मार्केट में ऑन द फ्लोर ऑफ द मार्केट जब ये शेयर्स इशू हो गए पब्लिक के सामने, तो 2000 जो है बिड्स आ गए, तो आप चाहते हैं कि 1500 500 और एक्स्ट्रा शेयर्स इशू किए जाए। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे? ठीक है, तो आपके पास तो वो राइट नहीं है कि वहां पे जाके पहले से डिसाइड करना होता है सब कुछ, बट एक ऑप्शन मिलता है जिसके थ्रू आप ऑन द फ्लोर ऑफ द मार्केट एक्स्ट्रा शेयर्स को इशू कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड द ग्रीन शू ऑप्शन। ठीक है, ग्रीन शर्ट ग्रीन जैकेट व्हाइट शू नहीं, ग्रीन शू ऑप्शन इसे कहते हैं। क्लियर है ना? 500 एक्स्ट्रा शेयर्स ऑन द फ्लोर ऑफ द मार्केट आपको इशू करना है, तो यू कैन डू दैट। सो बी इज द राइट आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक कैपिटल मार्केट? एक तो ये है कि ये कैपिटल मार्केट मैंने आपको बताया लॉन्ग टर्म होता है, 1 ईयर से ज्यादा के टेनोर के जो भी शेयर्स बॉन्ड्स इंस्ट्रूमेंट्स है, कोई किसी को लोन दे रहा है ले रहा है, तो वो सब कुछ कैपिटल मार्केट का पार्ट बन जाता है। दूसरी चीज यहाँ पे डेट एज वेल एज इक्विटी दोनों ही आपको देखने को मिलता है। अब ये क्या चीजें हैं? इक्विटी का मतलब होता है अगर लेट से अपने शेयर्स खरीदे, इट इज एन एग्जांपल ऑफ इक्विटी, तो अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ 100 रुपीज का शेयर्स खरीदा तो ये 120 हो जाएगा इसका दाम। कंपनी को लॉस हुआ तो 100 रुपीज का 80 रुपीज हो जाएगा। तो डिपेंड्स अपॉन दिस एंड आपका प्रॉफिट गारंटीड नहीं है। आपने बॉन्ड खरीदा तो इस पे लिखा हुआ है कि 10% आपको मिलेगा, तो पक्का पक्का आपको 10% मिलेगा ही मिलेगा। सो देयर इज गारंटी ऑफ प्रॉफिट ओवर हियर, तो दैट इज द डेट। ठीक है, ये शेयर्स जो है वो इक्विटी मार्केट है। एंड ऑल्सो कैपिटल मार्केट दो पार्ट्स में डिवाइडेड है बेस्ड अपॉन कि अगर एक कंपनी है वो इशू कर रहा है शेयर्स को एंड यू आर बाइंग फ्रॉम द कंपनी डायरेक्टली, सो ये प्राइमरी मार्केट है। अब आप ये जो शेयर्स है किसी और इन्वेस्टर को सेल कर दोगे और ये सेल करते हुए जो आप मार्केट में ले गए, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी बाई फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स एंड सेकेंडरी मार्केट। तो इसी तरीके से जब आरबीआई शेयर बॉन्ड्स ऑफ गवर्नमेंट के बॉन्ड्स को इशू करता है तो प्राइमरी डीलर्स को डेजिग्नेट करता है कि आप प्राइमरी मार्केट से डायरेक्टली खरीद के सेकेंडरी मार्केट में अब ले जाओ, इन्वेस्टर्स को ये सेल करो, ऐसा। सो प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट, यस, इन दिस मार्केट कैपिटल फंड्स कंप्राइजिंग ओनली डेट आर इश्यूड, तो ये तो गलत है, इक्विटी भी होता है। इंक्लूड्स प्राइवेट प्लेसमेंट सोर्सेज ऑफ डेट एंड इक्विटी एज वेल एज ऑर्गेनाइज्ड फोरम्स लाइक स्टॉक एक्सचेंजेस। यस एब्सोल्युटली। सो 2 इज इनकरेक्ट, तो हमारा सही जवाब वैसे ही आ जाता है सी। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर, सारा कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल फॉर अ फाइनेंशियल मार्केट टू ट्रांजैक्ट? ठीक है, तो फाइनेंशियल मार्केट फंक्शन करने के लिए क्या एसेंशियल? बायर होना चाहिए, प्राइस होना चाहिए, सिक्योरिटीज होने चाहिए, सेलर होना चाहिए, ये सब कुछ तो होना चाहिए, बट एक लोकेशन से हो रहा है ऐसा जरूरी नहीं है, 4 वॉल्स के बीच हो रहा है ऐसा जरूरी नहीं है। सो ए इज नॉट एसेंशियल। 63 विच अमंग द फॉलोइंग इज फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव्स? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। डेरिवेटिव्स का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो मैंने आपको बताया था ना $1 के ऊपर 85 रुपीज, फिर आपने डील किया कि $1.87 में मैं खरीद लूं। ठीक है, तो दिस इज अ डेरिवेटिव विच इज अ फॉरवर्ड एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक है? आप जो भी प्राइस है वो पहले ही डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, आप कह देते हैं कि 6 महीने बाद खरीदना है तो स्ट्राइक प्राइस आप भी डिसाइड कर दिया हमने। दूसरी बात यह है कि जो भी सेटलमेंट है वो फ्यूचर डेट पे होता है। ठीक है, सेटलमेंट 6 मंथ्स बाद होगा, इसका अभी नहीं होगा। और तीसरा ये है कि इस पे जो आप पैसा लगा रहे हैं, अभी कुछ पैसा लगाया आपने इस डील को करने के लिए, खास कुछ नहीं, तो द इन्वेस्टमेंट इज नो और वेरी लिटिल। ठीक है, तो कुछ चीजें हैं। और इसमें जो भी डेरिवेटिव यहाँ पे क्या है, इस ये जो डील किया है आपने वो डॉलर के एक्सचेंज रेट पे डिपेंडेंट है। तो ऐसे ही डेरिवेटिव किसी न किसी, इसको हम अंडरलाइंग एसेट कहते हैं, किसी न किसी अंडरलाइंग एसेट पे डेरिवेटिव डिपेंडेंट होता है। ओके, whose value changes in response to the change in a specified interest rate, security price, commodity price, foreign exchange rate, index of prices, credit rating, etc. requires high initial investment, तो गलत है, लो है या नो है, little initial investment and settled at future date, this is right। तो ये दोनों सही है, 2 is incorrect, so obviously the correct answer is C। क्लियर है ना? विच अमंग द फॉलोइंग डिफरेंस बिटवीन मर्चेंट एंड कमर्शियल बैंकिंग? ठीक है, कमर्शियल बैंकिंग में होता क्या है एंड मर्चेंट बैंकिंग में क्या डिफरेंस है? तो मर्चेंट बैंकिंग एक्चुअली एक मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव से किया गया प्रोसेस है। कमर्शियल बैंकिंग आपका एसेट एंड लायबिलिटी में वेरिएशन करके पैसे कमाने का काम है। ठीक है, तो एसेट ओरिएंटेड होता है ये,
कमर्शियल नॉर्मल बैंकिंग क्या है, बैंक्स का काम क्या है, डिपॉजिट लिया, लोन दिया, यही। मर्चेंट बैंकर्स क्या करते हैं, अगर एक कंपनी है उसे इशू करने हैं शेयर्स, बॉन्ड, जो भी सिक्योरिटीज, तो इस कंपनी को हेल्प करने का काम मर्चेंट बैंकर का होता है। क्यों हेल्प चाहिए भाई? बिकॉज बहुत सारे कंप्लायंसेस, रूल्स, रेगुलेशन को फॉलो करना है, बहुत चीज़ों को ध्यान में रख के ये इशू करना है कि प्राइस क्या होना है, लॉट किसको होगा, कब होगा, कैसे होगा, टाइम पीरियड क्या है, कैसे हम फॉलो करेंगे, सब कुछ। ठीक है, तो मर्चेंट बैंकर का काम ये है, helping in the issue of the shares, bonds या securities, but commercial banking generally asset oriented, take the deposit, give the लोन। ठीक है, तो ये काम है। मर्चेंट बैंकर्स सेबी के द्वारा रेगुलेटेड होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, वाइल कमर्शियल बैंक्स आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई। ठीक है, ये तो सही है। मर्चेंट बैंक का प्राइमरी असिस्टेंट डेट रिलेटेड, तो ये डेट रिलेटेड होता है और ये जनरली इक्विटी रिलेटेड होता है, यानी कि शेयर्स वगैरह जो लिए दिए जा रहे हैं उससे रिलेटेड यहाँ पे बातें चलती हैं। कमर्शियल बैंक्स डील विद इक्विटी, तो ये उल्टा दिया हुआ है। मर्चेंट बैंक्स मैनेजमेंट ओरिएंटेड है, कमर्शियल बैंक एसेट ओरिएंटेड है, जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो सेकंड में उल्टा दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली द करेक्ट आंसर इज सी। ठीक है, 65 कंसिडर दैट अ पर्सन ट्रेजरी बिल को इशू कर रहा है 22 दिसंबर को। बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये। तो यहाँ पर हमने ट्रेजरी बिल की बात की, तो ये जो है इशू किया जा रहा है, बट इसका सेटलमेंट कब होगा हमने डिस्कस किया था अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स, एंड उसमें से हमने डेरिवेटिव्स की बात की जहाँ सेटलमेंट फ्यूचर में होता है। तो ट्रेजरी बिल्स की बात करें तो मोस्टली T+1 सेटलमेंट इसमें होता है। तो देर आर डिफरेंट काइंड्स, डिफरेंट वेज इन विच दिस कैन बी सेटल्ड। फॉरेन ट्रांजैक्शंस की, फॉरेक्स ट्रांजैक्शंस की अगर हम बात करें तो उसमें 4 तरीके के सेटलमेंट के बारे में बताया गया है। व्हाट आर दीज? कैश या रेडी सेटलमेंट जो कि सेम डे पे होता है, टी डे यानी कि ट्रेडिंग डे। आपने 1 जन को किया तो 1 जन को सेटल होता। अब सेटलमेंट का मतलब क्या है, आपको चाहिए डॉलर्स, आपका रुपीस गया, डॉलर्स आपके अकाउंट में आ गया, सो दैट्स कॉल्ड सेटल्ड। अब सेकंड है टुमारो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, इसे टॉम भी कहते हैं, T+1, यानी कि 1 जन को किया तो ये सारा सेटलमेंट, पैसा जाना आना 2 जन तक हो जाएगा। तीसरा है स्पॉट सेटलमेंट, जिसमें T+2 सेटलमेंट होता है, यानी कि आज पैसे दिए 1 जन को तो 3rd जन एज्यूमिंग ऑल दिस आर वर्किंग, यहाँ पर सेटलमेंट हो जाता है। चौथा है फॉरवर्ड, जिसमें T+2 से ज़्यादा टाइम लगता है, तो 1 जन को किया तो लेट्स से 28 फेब तक ये सेटल हो रहा है, ऐसा। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इज द सेटलमेंट। तो जनरली ट्रेजरी बिल्स का जो सेटलमेंट T+1 बेसिस पे हो जाता है। यहाँ पर अगर हम देखें व्हाट इज द डेट ऑफ सेटलमेंट, सो इट वुड बी 23 दिसंबर। 22 को लिया, 23 इज द डेट ऑफ सेटलमेंट। ये कई बार एग्जाम में आता है, आई होप यू विल बी एबल टू रिमेंबर। अब फाइनेंशियल मार्केट रिलेटेड यहाँ पे फीचर, ये तो जेनरिक क्वेश्चन है, आप ही पढ़ के आंसर कर सकते हैं। प्लीज पॉज द वीडियो, ट्राई टू आंसर दिस। यस, इट डज नॉट लिटरली मीन फिजिकल प्लेस। अभी अभी हमने देखा कि लोकेशन के रिक्वायरमेंट नहीं है, तो कोई फिजिकल प्लेस के जरूरत नहीं है। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। देन refers to the purchase and sale transaction and formation of its price. Yes, परचेज, सेल, प्राइस, ये सब का जो है फाइनेंशियल मार्केट होता है। मार्केट वेयर बायर्स, सेलर्स ट्रेड मनी, कमोडिटीज, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज। यस, तीनों ही पॉइंट सही है, सो डी शुड बी द राइट आंसर। क्लियर है ना? 67 मर्चेंट बैंकिंग एक्टिविटी वाज फॉर्मली इनिशिएटेड इनटू इंडियन कैपिटल मार्केट। एक्चुअली 1967 में सबसे पहला लाइसेंस मर्चेंट बैंकिंग एक्टिविटीज को दिया गया था बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू बी स्टार्टेड इन इंडिया। तो कौन से बैंक को सबसे पहली बार दिया गया था? सो इट वाज ग्रीनलेस बैंक पीएलसी। ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, नथिंग मच टू डिस्कस। देन विच अमंग द फॉलोइंग इज द प्रूडेंशियल लिमिट फॉर कोऑपरेटिव बैंक्स टू बोरो अंडर कॉल नोटिस एंड टर्म मनी? तो यहाँ पे प्रूडेंशियल लिमिट्स की जब बात करें तो कॉल नोटिस, टर्म मनी में बोरोइंग के लिमिट्स है, because there are certain entities on which we have belief and certain पे नहीं। तो scheduled commercial banks including small finance banks, इनका लिमिट अलग है। then we have the limit for the payment banks etc. then we have the limit for cooperative banks and finally there are limits for the primary dealers। ठीक है, तो जो बैंक्स है उनका तो प्रीवियसली कितना बोरो किया है उसके बेसिस पर ये बोरोइंग के लिमिट्स है। कोऑपरेटिव बैंक्स का उनका जो डिपॉजिट, एग्रीगेट डिपॉजिट कितना उनके पास है उसके बेसिस पे। प्राइमरी डीलर्स का डिपेंड करता है ऑन द नेट ओन फंड दैट दे हैव। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें जो शेड्यूल्ड कमर्शियल स्मॉल फाइनेंस बैंक्स है, इनका जो कॉल नोटिस मनी की अगर हम बात करें तो दैट इज 100%
ऑफ वॉट एवर यू हैव टेकन, जो भी कैपिटल फंड्स आपने डेली एवरेज बेसिस पर ऑन रिपोर्टिंग फोर्टनाइट लिया हुआ, यानी कि पिछला जो भी रिपोर्टिंग फ्राइडे था, क्योंकि बैंक्स आरबीआई को रिपोर्ट करते हैं, उस फ्राइडे का जो पिछला 14 डेज है यानी कि 2 वीक्स है, उसमें ऑन एन एवरेज बेसिस आपने कितना पैसा जो है लिया था वो कैलकुलेट किया जाता है। इसका अच्छा खासा फॉर्मूला है, जितना भी अमाउंट आ रहा है उसका 100%, एंड साथ के साथ देखा जाता है ईच डे का जितना भी अमाउंट है उसका 125% एटलीस्ट हो, दोनों चीज़ों को देख के किया जाता है। एंड टर्म मनी का जो रूल्स एंड नॉर्म्स है वो डिसाइड होता है बेस्ड अपॉन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो बैंक का है। इसी तरीके से पेमेंट बैंक का कॉल, नोटिस, टर्म मनी तीनों के लिए सेम क्राइटेरिया है। कोऑपरेटिव बैंक्स में जो भी पिछले साल का, ठीक है, जो एग्रीगेट डिपॉजिट उस बैंक में था एट द एंड ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, उसका 2% निकाला जाता है। लेट्स से 100 करोड़ था एक बैंक में, तो 2% इज 2 करोड़ यू कैन बोरो एज पार्ट ऑफ द कॉल, नोटिस, टर्म मनी। नेट ओन फंड का 225% होता है एज फार एज प्राइमरी डीलर्स आर कंसर्न्ड। अब ये कॉल, नोटिस, टर्म मनी, आई होप यू नो, कॉल मनी, नोटिस, टर्म मनी में बोरोइंग की जाती है बिटवीन डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्पेसिफिकली बैंक्स। अब कॉल मनी में ओवरनाइट बेसिस, 1 डे के बेसिस पे बोरो किया जाता है। नोटिस मनी 2 days to 14 days है, वेरस टर्म मनी 365 डेज का बोरिंग यहाँ पे किया जाता है। 365 डेज तक की बोरिंग की जाती है, 364 डेज इनफैक्ट, ठीक है। तो दिस इज द थिंग। तो कॉल, नोटिस, टर्म मनी में कोऑपरेटिव बैंक्स की बात करें तो 2% ऑफ द एग्रीगेट डिपॉजिट, सो बी शुड बी द राइट आंसर। क्लियर है? कॉर्पोरेट हैज टू बोरो फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months 3 months from now, it is referred to as dash forward rate agreement। इसको किस तरीके से डेजिग्नेट करेंगे? तो फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट होता क्या है, ये लेटेस्ट से एक पर्सन एक्स है, इसको बोरोइंग करनी है आफ्टर 6 months। सेम केस ले लेते हैं, एसबीआई से लोन लेना है। अभी तो लोन का परसेंटेज 10 है, बट 6 months के बाद इसका एंटिसिपेशन है कि 15 हो जाएगा। तो ये देखता है कि मार्केट में कोई ऐसे लोग हैं जिनका व्यू पॉइंट थोड़ा डिफरेंट है, तो आईसीआईसीआई से मिलता है। तो आईसीआईसीआई से इसकी नहीं है 15 नहीं 7% कम हो जाएगा। तो दोनों कहते हैं चलो डील कर लेते हैं। तो इसे इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स या फिर फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट भी कहा जाता है, ठीक है। तो इन्होंने एक डील कर ली कि अगर जो भी हो, एक्स कहता है कि आई विल गिव 10% ओनली, मार्केट का इंटरेस्ट रेट जो भी हो आई विल गिव 10%। आईसीआईसीआई कहता है ठीक है, बाकी आई विल कंपनसेट। तो ऐसे केस में क्या होता है, यहाँ लेट्स देयर कैन बी 2 केसेस। पहला तो 15% हो गया, अगर मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट है 15 हो गया, तो 10% तो एक्स ने दिया, बाकी 5% कौन देगा? आईसीआईसीआई विल गिव द 5%, ठीक है। इसके अलावा अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट 7% है, तो एक्स ने 7% एसबीआई को दे के लोन ले लिया, और बाकी एक्स ने 3% किसको दे दिया? आईसीआईसीआई को। तो प्रॉफिट आईसीआईसीआई को हो गया, ठीक है। तो एनी वन ऑफ देम विल गेट द प्रॉफिट, दैट इज कॉल्ड द इंटरेस्ट रेट फ्यूचर या फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। अब इसको डेजिग्नेट किया जाता है, आपने क्या लोन ले रहे हो, तो लेट्स से ये 3 months का लोन है, ठीक है। तो इसको कैसे डेजिग्नेट करेंगे? तो आपको देखना होगा कि कितना महीने बाद ये लोन लिया जा रहा है, 6 months के बाद, एंड ये लोन का टेन्योर कितना है? 3 months का है। तो टोटल टेन्योर कितना बैठ रहा है? 6 months के बाद ये लोन, एंड टोटल टेन्योर इज 9, तो 6/9 एफआरए से कहा जाएगा, ठीक है। ऐसे ही ये क्या दिया हुआ है, पीरियड यहाँ पे 6 months है, 3 months फ्रॉम नाउ, 3 months के बाद ये लोन लिया जा रहा है, एंड दिस पीरियड इज 6 months। तो ये 3 एंड 3 + 6 9, तो ये 3/9 एफआरए हो जाएगा, ओके। तो विच इज ऑप्शन सी। क्लियर है? पहले कितना मंथ्स के बाद लोन लेना है, टोटल टेन्योर क्या है? 3 months + 6 months का ड्यूरेशन के लिए लोन का टाइम पीरियड है, ठीक है। 6 months के बाद लौटाएंगे, तो ऐसा। तो 3/9 एफआरए। 70 विच अमंग द फॉलोइंग इज ड्रॉबैक ऑफ डेरिवेटिव मार्केट। ये कुछ नया क्वेश्चन इस बार पूछ लिया था। तो डेरिवेटिव मार्केट्स का ड्रॉबैक भी है, जी हाँ। लॉट ऑफ स्पेकुलेशन इज इन्वॉल्व इन दिस मार्केट, प्रोवाइड एक्सेस टू अनअवेलेबल एसेट्स इन मार्केट। ये तो एडवांटेज है। ट्रांसफर ऑफ रिस्क होता है, ये भी एडवांटेज है। लोअर ट्रांजैक्शन कॉस्ट एडवांटेज है। तो स्पेकुलेशन होता है इसमें, बहुत ज़्यादा पैसे कमाने की बहुत ज़्यादा कोशिश होती है, ऊपर नीचे मार्केट हो जाता है। तो ए इज द राइट आंसर। 71 फॉरेक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है फॉरेक्स मार्केट के? फॉरेक्स मार्केट इज फॉरेन करेंसी का एक्सचेंज जिस मार्केट में होता है, दैट इज द फॉरेक्स मार्केट। तो ये ऐसा मार्केट है जो कि इंटरनेशनली लिंक्ड है। आपको कोई भी फॉरेन करेंसी चाहिए तो इंडियन मार्केट बंद है, बट यूएसए का जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है वो तो खुला हुआ है, तो वहाँ से ले लो। तो लिक्विडिटी इज़ वेरी हाई, प्रॉम्प्टनेस इज़ वेरी हाई, बहुत जल्दी लेना देना ये कर सकते हैं। एंड जो
करेंसीज का अवेलेबिलिटी है, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स का अवेलेबिलिटी है, वो भी बहुत हाई रहता है। तो तीनों चीजें सही है, तो 1, 2 एंड 3 डी इज द राइट आंसर। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट? बताइए मनी मार्केट किसे कहते हैं? मैंने आपको बताया था ना, अगर कोई भी लोन का टेन्योर 1 ईयर से कम का रहेगा या 1 ईयर का, तो दैट इज कॉल्ड द मनी मार्केट। ठीक है, तो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इनमें से कौन सा नहीं है, ये पूछा जा रहा है। हमने वेरी क्लियरली देखा था कमर्शियल पेपर, तो मनी मार्केट है। ट्रेजरी बिल भी मनी मार्केट है, बिकॉज 1 ईयर से कम का टेन्योर होता है। ठीक है, कमर्शियल पेपर बाय प्राइवेट एंटिटीज, ट्रेजरी बिल बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। स्टेट डेवलपमेंट लोन तो लॉन्ग टर्म है, ये मैंने क्लियरली आपको बताया था, तो ये तो शॉर्ट टर्म हो गया मनी मार्केट, तो दैट इज वाई एसडीएल वुड बी द राइट आंसर। बी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ऑल्सो, लेट मी टेल यू, ये भी शॉर्ट टर्म का इंस्ट्रूमेंट है। ये क्या होता है, अगर आपने करंट अकाउंट ओपन किया तो 0% इंटरेस्ट, सेविंग्स अकाउंट है तो 2 to 3% इंटरेस्ट, अब एफडीआरडी है तो 6 to 8% मैक्स इंटरेस्ट होगा। अब इससे ज़्यादा इंटरेस्ट चाहिए तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट लीजिए, बट यहाँ पे आपको लॉक इन करना पड़ता है जो भी अमाउंट आपने दे रखा है। ठीक है, 7 डेज से लेकर 1 ईयर तक का इसका टाइम पीरियड होता है। एंड ये जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, इसमें एटलीस्ट 5 लाख रुपीस आपको इन्वेस्ट करना है मिनिमम। ठीक है, एंड 5 लाख के मल्टीपल्स होते हैं, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख ऐसे। तो दैट इज व्हाट इज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, और डिटेल में आगे पढ़ेंगे। एक और क्वेश्चन भी आया है इससे। ठीक है, नाउ डेरिवेटिव अपॉन विच अमंग द फॉलोइंग, वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, ये पूछा जा रहा है। डेरिवेटिव का वैल्यू हमने देखा था ना, एसेट पे डिपेंड करता है। कमोडिटीज लाइक ग्रेन, कौन कौन से ऐसे एसेट्स हो सकते हैं जिन पे डिपेंड करता है? तो दो तरीके के होते हैं, एक तो फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स जो कि फाइनेंशियल एसेट्स पे डिपेंड करते हैं, दूसरा कमोडिटी डेरिवेटिव्स जो कि कमोडिटीज पे, यानी कि गोल्ड, सिल्वर, आपका ग्रेन्स हो गए, टोमेटो, पोटैटो, उन पर भी डिपेंड कर सकता है। ठीक है, फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स आर लाइक इंटरेस्ट रेट हो गया, एक्सचेंज रेट पे डिपेंड करना, ऐसा हो सकता है। तो गोल्ड, सिल्वर, ग्रेन्स, बॉन्ड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स, तीनों पे डिपेंड कर सकता है। सो 1, 2 एंड 3 डी इज द राइट आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग इज मैक्सिमम पीरियड ऑफ लेंडिंग फॉर नोटिस मनी? आप बताइए मुझे। ठीक है, कॉल मनी कितना, 1 डे, नोटिस मनी 2 to 14 डेज, हमने पहले डिस्कस कर रखा है, एंड टर्म मनी इज टिल 364 डेज, तो दैट इज वाई मैक्सिमम पीरियड कितना है, 14 डेज। नोटिस मनी पूछता है तो प्लीज रिमेंबर, मिनिमम मत मार्क करके आ जाएगा, पूछा क्या है मैक्सिमम, जल्दी जल्दी मैंने आराम से, तो 14 डेज, सी इज द राइट आंसर। इंडियन सिटीजन इन लंडन ऑफ एज 45 years wants to join अटल पेंशन योजना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट इन दिस रिगार्ड? तो अटल पेंशन योजना का एज ही 18 to 40 years होता है, एंड एक पर्सन जो इंडियन सिटीजन है जो लंदन में, तो इज एन एनआरआई नाउ, तो एनआरआई एलिजिबल है क्या अटल पेंशन योजना के लिए? यस दे आर एलिजिबल, बट एज अभी उनका आगे बढ़ चुका है। ही कैन जॉइन, वन ऑफ द एलिजिबिलिटी कंडीशन इज दैट ही हैज टू हैव वैलिड सेविंग्स बैंक अकाउंट, पोस्ट ऑफिस अकाउंट। यस एब्सोल्युटली, ही कैन नॉट जॉइन, ही कैन जॉइन ओनली आफ्टर परमिशन फ्रॉम आरबीआई, ऐसा कोई परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो ज्वाइन नहीं कर सकते, बिकॉज 18 to 40 years का टाइम पीरियड होता है, एंड ये 45 years के हो चुके हैं, तो दैट इज वाई कैन नॉट जॉइन। क्लियर है? 76, इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस इन इंडिया? थोड़ा नया सा, तो सबसे पहले तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, 1 जहां पर है वो आप मार्क कर लीजिए, ये दोनों में से कोई होगा। देन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज, OTCEI स्टॉक एक्सचेंज, ओवर द काउंटर स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें मेट्रोपॉलिटन अराउंड 2013 के आसपास, OTCEI 1990s के आसपास, आई थिंक NSE जो है 1993 के आसपास था, तो ऐसे केस में विल बी हैविंग 1, 4, 2, 3 एज द राइट आंसर। ठीक है, पहला ये दिस वाज इन 1875, ये 1 पहले, देन 4 हो गया, देन 2, देन 3। ठीक है, तो ऐसे चल रहा है, दैट इज वाई बी शुड बी द राइट आंसर। क्लियर है? ईयर के हिसाब से, हाँ थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कौन सा कब आया है, ऑफ कोर्स। विच अमंग द फॉलोइंग अकाउंट ओपनड एज अंडर नेशनल पेंशन स्कीम इज वॉलेंट्री? तो नेशनल पेंशन स्कीम में 2 तरह के अकाउंट्स आप ओपन कर सकते हैं, एक तो कंपलसरी है टायर 1 अकाउंट, जिससे पेंशन का कॉर्पस आप पीरियोडिकली जो पे करते जा रहे हैं वो सब इकट्ठा होता जाएगा, उससे इन्वेस्टमेंट होगा, ये आप छेड़ नहीं सकते। यू कैन नॉट विड्रॉ एनीथिंग, पुट एनीथिंग एक्स्ट्रा अदर देन द प्रीमियम अमाउंट, जो भी अमाउंट आपको पे करना। अब इसके अलावा टायर 2 जो है ये एक वॉलेंट्री है, यानी कि आपको चाहिए तो ओपन कर सकते हैं या तो नहीं, बट टायर 1 ओपन होगा तभी टायर 2 ओपन कर सकते हैं। इसमें से बीच बीच में विड्रॉल एंड डिपॉजिट वगैरह कर सकते हैं, लाइक अ नॉर्मल अकाउंट, इससे थोड़ा बहुत यूज कर सकते हैं। तो वॉलेंट्री कौन सा पूछा जा रहा है, तो दैट इज टायर 2 अकाउंट। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग इज पीरियोडिसिटी ऑफ कूपन पेमेंट ऑफ एसडीएल? एसडीएल का कूपन पेमेंट या फिर कोई
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज उसका कूपन पेमेंट का पीरियड 6 मंथ्स का होता है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो उस पर इंटरेस्ट रेट है 10% लेट से, तो वो एवरी 6 मंथ्स में आपको मिलेगा। तो कूपन पेमेंट क्या है, इट इज 6 मंथ्स, तो हाफ ईयरली बेसिस पर आपको ये कूपन पेमेंट मिलेगा। देन 79, विच अमंग द फॉलोइंग इज कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ द एशियन क्लियरिंग यूनियन। तो एशियन क्लियरिंग यूनियन इज अ ग्रुप ऑफ साउथ एशियन कंट्रीज आई वुड से, जिसमें जो एक्सचेंजेस है, लेट्स से इंडिया है, इंडिया इज अ पार्ट ऑफ इट, इंडिया हो गया, देन श्रीलंका हो गया, म्यांमार हो गया। तो ये कुछ कंट्रीज है जिनके बीच एक्सचेंजेस चलते रहते हैं। श्रीलंका के साथ थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा कैश का तो नहीं। तो ये एक्सचेंज जब चलेगा, इंडिया पहले डॉलर में कन्वर्ट करेगा, देन इट विल सेंड, एंड देन ये फिर जो भी डॉलर है उसे श्रीलंकन करेंसी में कन्वर्ट करेगा, ऐसा। अब ठीक है, ये भी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसने इसको 100 रुपीज़ भेजा, एंड थोड़ा आसपास के टाइम पीरियड में इसने 50 वापस किया, वैसे ही इसने इसको 100 भेजा, इसने इसको वापस 50 भेजा, ऐसे मल्टीलेटरल बेसिस पे हौच पौच हो जाता है पूरा कि ये कैसे किया जाए। तो इसको नेट सेटल किया जाता है, यानी कि थोड़ा टाइम वेट किया जाता है। इंडिया ने श्रीलंका को 100 भेजा, थोड़े टाइम बाद श्रीलंका ने वापस 50 भेजा, तो ऐसे केस में थोड़ा देर वेट करने पे इसका नेट निकाल के 50 रुपीज़ अगर इंडिया श्रीलंका को भेज रहा है, दैट इज ऑल्सो इनफ। तो दिस नेट सेटलमेंट ऑन अ मल्टीलेटरल बेसिस, ये तो दो कंट्रीज का है, मल्टीपल कंट्रीज जो इसमें इन्वॉल्व है, उसके लिए एशियन क्लियरिंग यूनियन लाया गया। यानी कि यहाँ पे क्या करना था, 100 को डॉलर में कन्वर्ट करो, भेजो, ये करो, फिर उसको फिर वापस डॉलर में कन्वर्ट करो, 50 वापस भेजो, तो इतना फॉरेन करेंसी वेस्ट हो रहा है। तो 50 रुपीज़ खाली भेजेंगे तो उतना वेस्टेज नहीं होगा, ठीक है। तो कौन से कंट्रीज यहाँ पर है, बी स्क्वेयर, आई स्क्वेयर, एम स्क्वेयर, एनपीएस इज द फॉर्मूला यू नीड टू रिमेंबर। बांग्लादेश, भूटान, ईरान, इंडिया, म्यांमार, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, दीज आर द कंट्रीज विच आर पार्ट ऑफ द एशियन क्लियरिंग यूनियन। ये थोड़ा न्यूमोनिक याद रखेंगे तो याद रहेगा। अफगानिस्तान तो नहीं है, सो सी इज द राइट आंसर, नॉट अ मेंबर। विच इंस्टीट्यूशन वाज एस्टैब्लिश टू डेवलप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इन इंडिया। तो सबसे पहले म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का इवोल्यूशन अगर हम देखें तो फेज 4 फेजेस में है। फेज 1 में यू वुड से कि ऐसे इंस्टीट्यूशन को लाया गया जो कि टोटली पब्लिक के द्वारा, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा उन किया जा रहा है। तो यूटीआई इज द इंस्टीट्यूशन यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसके द्वारा म्यूचुअल फंड्स को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया। देन फेज 2 में पब्लिक सेक्टर जो एंटिटीज हैं वो अब म्यूचुअल फंड के इस सेलिंग बाइंग में घुस गए। अब फेज 3 में इवन प्राइवेट एंटिटीज़ को अलाउ कर दिया गया। एंड फेज़ 4 जो डेवलपमेंट था ऑफ द म्यूचुअल फंड्स, इसमें जो यूटीआई है उसे बाइफरकेट कर दिया गया, एंड इससे जो इसका जो इंपॉर्टेंस है उसे कम कर दिया गया इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर। तो यूटीआई वाज एस्टैब्लिश्ड एज पार्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड, ठीक है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है जो कि स्टैंडर्ड सेट करती है इन दिस रिगार्ड, एंड ऑल्सो इसका एक एग्जाम होता है जिसको क्लियर करने पे आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं, ठीक है। सेबी इज द अल्टीमेट रेगुलेटर एज वी नो। देन विच अमंग द फॉलोइंग एंटिटीज आर एलिजिबल टू इन्वेस्ट इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम, तो ये क्वेश्चन आप पक्का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम, रिटेल डायरेक्ट स्कीम 2021 के से पहले आप और मेरे जैसे इंडिविजुअल्स आरबीआई का जो आरबीआई जब बॉन्ड्स या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लॉन्च करता था मार्केट में, यू कुड नॉट इन्वेस्ट। तो आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम के थ्रू इंडिविजुअल्स को मेनली अलाउ किया गया कि वो इन्वेस्ट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। अब क्वेश्चन ये है कि कौन से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। द लिस्ट इज, यू कैन इन्वेस्ट इन नॉर्मल लॉन्ग टर्म के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, देन ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं आप, सॉवरेन गोल्ड लोन्स, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट। स्टेट डेवलपमेंट लोन्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, अगेन ये स्टेट गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, बट नॉट कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, ये गवर्नमेंट का नहीं है तो इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अब इसके लिए आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए या फिर एक वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, इस तरीके से कुछ चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम है, इसमें अगर आप इसके थ्रू अगर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बाय करेंगे तो आपका एक आरडीजी अकाउंट खुलता है, आरबीआई रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट खुलता है, ठीक है। तो इसमें आप ये सारा कुछ रख सकते हैं। पार्टिसिपेंट्स कौन कौन है, रिटेल इन्वेस्टर्स, नॉन रेजिडेंट रिटेल इन्वेस्टर्स, कंपनीज, ठीक है।
तो यहाँ पर आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम का मेन एम है टू हेल्प द इंडिविजुअल्स। तो ऑब्वियसली ये तीनों ही आपके इन इवन एनआरआई से यहाँ पर आ सकते हैं एंड इवन कंपनीज जो है वो भी इसमें इस स्कीम के थ्रू बाइंग सेलिंग ऑफ दीज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कर सकते हैं। तो मेनली एग्जाम में ये आता है कि कौन से सिक्योरिटीज बाई सेल कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट के जो ये चार हैं वो कर सकते हैं बट नॉट कॉर्पोरेट या फिर कंपनीज के सिक्योरिटीज नहीं। अब फोरफेटिंग ट्रांजैक्शन की यहाँ पर बात की गई है। तो फैक्टरिंग एंड फोरफेटिंग आर टू वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। फैक्टरिंग में होता क्या है, इट इज़ लाइक बिल डिस्काउंटिंग। अगर आपको आइडिया हो, इसमें एक सेलर है एक बायर है। सेलर ने बायर को गुड्स भेज दिए एंड नाउ बायर इमीडिएटली पेमेंट नहीं कर पा रहा, तो सेलर ने बिल जनरेट करके बैंक को दे दिया कि भाई मुझे थोड़े पैसे चाहिए। 100 रुपीज़ पे बैंक ने इसको 90 दे दिया। दिस इज कॉल्ड बिल डिस्काउंटिंग। अब फैक्टरिंग में होता ये है कि 100 पे 100 ऑलमोस्ट मिल जाता है बट सेलर बैंक को थोड़ा सा कमीशन देता है एंड बैंक क्या करेगा। अब बिल डिस्काउंटिंग में ये था कि अब ये जो बायर है वो सेलर को पैसे देगा एंड ये 100 रुपीज़ बैंक को दे देता था। इस तरीके से बैंक का प्रॉफिट होता था। बट अब बैंक क्या करेगा, बैंक हैज़ बिकम अ फैक्टरिंग में ऐसे केस में बैंक विल कलेक्ट द मनी। ठीक है, तो जो भी यहाँ पर है बैंक कलेक्ट करता है डायरेक्टली। तो और भी कुछ उसके फैक्टर के ये दो चीज़ें हैं, एक तो कि जो इनिशियल पेमेंट है वो करना है, देन कलेक्शन करना है एंड ऑल्सो जो सेलर है उसका सेल्स मैनेज करता है, उसका जो भी अलग अलग इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजंस हैं वो सब मैनेज करने का काम अब बैंक का हो जाता है। ठीक है, अब फोरफेटिंग में क्या है, फोरफेटिंग में यही जो प्रोसेस है इसमें एक्स्ट्रा एडिशंस हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट टाइप के फैक्टरिंग होते हैं। अब इंडिया के अंदर अंदर चल रहा है तो इतना ठीक है, बट इंटरनेशनल है तो जो बायर है उसको भी अपना बैंक को यहाँ पर लेकर आना पड़ेगा। फिर इस तरीके से फैक्टरिंग चलेगा, इंटरनेशनल फैक्टरिंग। अब इंटरनेशनल जो शॉर्ट टर्म के लिए अगर करना है तो फैक्टरिंग ठीक है, बिकॉज यहाँ पे 90 डेज का टाइम पीरियड एंड 90 + 60 समटाइम्स ग्रेस पीरियड दिया जाता है। मैक्सिमम 150 डेज का टाइम पीरियड के लिए किया जा सकता है। मीडियम टू लॉन्ग टर्म करना है, 1 ईयर 3 ईयर्स 4 ईयर्स के लिए ये चीज़ करनी है, तो कैसे करेंगे, तो दैट इज़ फोरफेटिंग। तो ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म का है प्रोसेस और इसमें सिमिलर चीज़ होती है कि सेलर ने बिल जनरेट किया फिर बैंक के पास गया, बट इसमें एक ये एक्स्ट्रा चीज़ है कि जो बायर का बैंक है वह सारे ट्रांजैक्शंस को, सारा जो डॉक्यूमेंट्स है उनको अच्छे से चेक करता है। चेक करने के बाद बताता है कि वेदर दिस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन इज वैलिड और नॉट, सही है या नहीं, कर सकते हैं या नहीं। तो वो एक बिल ऑफ एक्सचेंज इशू करता है विच इज़ कॉल्ड एवलाइज्ड बिल ऑफ एक्सचेंज। एवलाइज्ड मतलब सारा कुछ कंफर्म करके कि हाँ ये आगे बढ़ सकते हैं। एवलाइज्ड बिल ऑफ एक्सचेंज इशू करता है तभी ये पूरा प्रोसेस आगे बढ़ता है। ठीक है, तो फोरफेटिंग में 100% ऑफ द मनी इज गिवन एंड थोड़ा फीस जो है जो फोरफेटर है वो लेता है। इस तरीके से फोरफेटिंग कैन बी डिफाइंड एज फाइनेंसिंग एक्सपोर्ट्स बाय डिस्काउंटिंग एक्सपोर्ट रिसीवेबल्स एविडेंस्ड बाय बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट। यस, इट इज कैरिड आउट फॉर शॉर्ट टर्म नहीं, मीडियम टू लॉन्ग टर्म है ये, तो ये गलत है। मोस्टली विदाउट रिकोर्स, यानी कि यहाँ पर एक ऑप्शन भी रहता है फैक्टरिंग में कि जो बैंक है वो बीच में बाहर आ सकता है कि भाई मुझे नहीं करना ये सब कुछ, बहुत रिस्की लग रहा है, तो दैट इज कॉल्ड विथ रिकोर्स कि बाहर आ जाओ। बट विदाउट रिकोर्स होगा तो इट कैन नॉट कम आउट। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मोस्टली जो फोरफेटिंग है वो इंटरनेशनल चलता है, तो बैंक बीच में बाहर निकल जाएगा तो सब लोग फंस जाएंगे, तो दैट इज वाई विदाउट रिकोर्स मोस्टली ये होता है। दैट इज वाई C 1 and 3 इज द राइट आंसर। ये शॉर्ट टर्म नहीं है, शॉर्ट टर्म फैक्टरिंग है। क्लियर है ना, फैक्टरिंग फोरफेटिंग क्लियर हो गया। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एंड प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जीवन ज्योति बीमा योजना में आपको लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड होता है। जो भी पर्सन है जीवन ज्योति बीमा योजना में, उस पर्सन का डेथ अगर लेजिटिमेट कारण के वजह से, रीज़न की वजह से होता है एक्स पर्सन का, तो विल बी गेटिंग 2 लाख रुपीज़। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कितना अमाउंट मिलता है इस इंश्योरेंस पॉलिसी में, तो वो 2 लाख रुपीज़ है। एंड कौन से एज ग्रुप के पीपल एक्चुअली इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं जीवन ज्योति बीमा योजना में, ये पूछा जा रहा है। तो द एज ग्रुप इज 18 to 50 ईयर्स। एंड यू विल टेल मी कि ये जो योजना है अगर कोई जिंदा रह गया 50 के बाद भी, तो टर्मिनेट कितने साल में हो जाते हैं, उसका एज किस एज पे हो जाती है ये पर्टिकुलर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, यू हैव टू टेल मी। देन एक्सीडेंट क्लेम अमाउंट इन द केस ऑफ फुल डिसेबिलिटी इन द प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा योजना है, हाउ मच। तो फुल अभी हमने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो कि लाइफ इंश्योरेंस है, सुरक्षा बीमा योजना एक एक्सीडेंट इंश्योरेंस है जहां पर कोई
काम कर रहा है, कुछ कर रहा है, पुअर पीपल है, तो एक्सीडेंट हो गया, वन हैंड इज डैमेज या वन लेग इज डैमेज, वन आई इज डैमेज, तो उसे पार्शियल डिसेबिलिटी कहते हैं। ऐसे केस में 1 लाख रुपीस मिलता है। और अगर उसका बोथ हैंड्स डैमेज हो जाते हैं या फिर बोथ लेग्स या बोथ आइज आर डैमेज या फिर डेथ हो जाता है ड्यू टू लेजिटिमेट रीजंस अदर देन सुसाइड, अल्कोहल, इनके अलावा नॉर्मल डेथ होता है, तो ऐसे केस में ड्यू टू एक्सीडेंट और समथिंग, ऐसे केस में 2 लाख रुपीस का जो है फुल डिसेबिलिटी के केस में 2 लाख रुपीस का अमाउंट मिलता है। ठीक है, तो 2 लाख रुपीस बी इज द राइट आंसर। 85 विच ऑन द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। मैंने आपको बताया कि नॉर्मल जो करंट अकाउंट है उस पर 0% इंटरेस्ट, सेविंग्स बैंक अकाउंट पे 2% 3% इंटरेस्ट, एफडीआरडी पे 8% मैक्सिमम इंटरेस्ट। अब इससे ज़्यादा चाहिए तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में आप अपने पैसे रख सकते हैं। कौन इशू कर सकता है, कौन सा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन? बैंक, रीजनल रूरल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक कर सकते हैं, बट नॉट कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक इसे इशू नहीं कर सकते। डिस्काउंटेड इंस्ट्रूमेंट्स अंडर इशूड एट डिस्काउंटेड प्राइस, यस डिस्काउंटेड होते हैं। अगर आपने 100 रुपीज़ का कुछ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट खरीदा तो 95 पे आप खरीद रहे हैं एंड 100 आपको मिलेगा, तो 5 रुपीज़ एक्स्ट्रा, दैट इज व्हाट द प्रॉफिट यू गेट। तो टेनोर इसका 7 days to 1 year होता है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। ठीक है, तो दैट इज वाई यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पे दिया कैन नॉट बी इशूड, बट रीजनल रूरल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक इशू कर सकते हैं। सो 1 सही नहीं है, 2 and 3 विल बी द राइट आंसर। कोऑपरेटिव बैंक्स इशू नहीं कर सकते एक्चुअली। 86 मिनिमम डिपॉजिट दैट कैन बी एक्सेप्टेड फ्रॉम अ सिंगल सब्सक्राइबर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में, तो मैंने आपको पहले बताया था कि मिनिमम आपको एटलीस्ट 5 लाख रुपीस इसमें इन्वेस्ट करना होता है सीडी में। तो ये देख रहे हैं सेम टॉपिक से बार बार क्वेश्चन आ रहा है, तो यू शुड प्रिपेयर दिस वेरी वेल। व्हिच ऑन द फॉलोइंग कैन नॉट इश्यू सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट? बताइए क्या आंसर है। यस एब्सोल्युटली, सी कोऑपरेटिव बैंक्स इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट है कमर्शियल पेपर। तो कमर्शियल पेपर मैंने बताया था शॉर्ट टर्म के बॉन्ड्स होते हैं इशूड बाय द कॉर्पोरेट्स। ठीक है, अब कमर्शियल पेपर हम देखें तो शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म यानी कितना, तो ये भी 7 days से लेकर 1 year तक का होता है एंड स्पेसिफिकली 3 months 6 months ऐसे करके इशू करते हैं। कमर्शियल पेपर इशू करने के लिए कोई भी कंपनी को थोड़ा मेंटेन करना होगा अपना क्या, क्रेडिट रेटिंग। इट शुड बी हैविंग अ मिनिमम ऑफ A3 क्रेडिट रेटिंग। ठीक है, तो A1 बेस्ट है, A2 ठीक है, A3 अब इससे नीचे A4 B C D ये सब नहीं चलेगा। तो A1 A2 A3 ये सब क्रेडिट रेटिंग क्वालिटी बताते हैं उस पर्टिकुलर कंपनी के फाइनेंशियल्स का, तो एटलीस्ट A3 होना चाहिए, यानी कि A2 A1 वाले तो इशू कर सकते हैं, A3 वाले भी कर सकते हैं, मिनिमम A3। ठीक है, अनसिक्योर्ड होता है बिकॉज इसके कोई बैकिंग नहीं होती है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, यस एब्सोल्युटली। प्रॉमिसरी नोट है बिकॉज बॉन्ड मोस्टली प्रॉमिसरी नोट है कि उसके ऊपर जो छुपा हुआ है उतना पैसा आपको मिलेगा, यस। मिनिमम क्रेडिट रेटिंग A2 है विच इज रॉन्ग। ठीक है, तो ऑब्वियसली द करेक्ट आंसर इज 1 and 3 ओनली। एलिजिबल इशूअर्स जो टोटल कमर्शियल पेपर इशुएंस ड्यूरिंग कैलेंडर ईयर 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा का करा रहे हैं तो एटलीस्ट 2 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज से वो रजिस्टर करके उनसे जो है क्रेडिट रेटिंग लेंगे, यानी कि कंपनी है इस कमर्शियल पेपर इशू करके 1000 करोड़ से ज़्यादा का अमाउंट जो है मार्केट से उठा रहा है, तो ऐसे केस में एटलीस्ट 2 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज से वो क्रेडिट रेटिंग करवाएगा, ओनली देन दिस विल बी कंफर्म्ड कि ये इसका A3 या उससे बेटर क्रेडिट रेटिंग, ओनली देन इट कैन इशू द पर्टिकुलर commercial paper. ठीक है, तो that is why 1 and 3 only is the right answer. Next is which among the following is are the functions of triparty agent. अब triparty agent कहाँ पर हमने पढ़ा है, कहाँ पर पढ़ा है, ये पढ़ा है triparty repo में। ठीक है, तो triparty repo क्या होता है, there are two banks, let's say bank 1 bank 2, बैंक 1 ने बैंक 2 को लोन दिया, बैंक 2 अब कुछ ना कुछ कोलेटरल में यहाँ पर रखता है एंड रेपो में ऐसा होता ही है। तो कोलेटरल क्या है, लेट्स से गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, बट इसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। यू कैन इवन कीप कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स, जो लोकल गवर्नमेंट के बॉन्ड्स वगैरह होते हैं उनको भी आप रख सकते हैं एज अ कोलेटरल, इवन डिस्काउंटेड बिल्स। तो ये इतने ऑप्शंस देने पर ये दोनों कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या मैं रखूं इन द कोलेटरल, एंड साथ में ये कोलेटरल बैंक कौन संभालेगा, कोलेटरल को किसके पास रहेगा, उसने उसको दे दिया, खो गया तो लोन का अमाउंट वापस नहीं मिला तो इसमें थोड़ा इन चीज़ों को हैंडल करने का काम किसका है। मैंने तो भेज दिए पैसे बट वो आपको मिले ही नहीं, तो सेटल इसका जो अमाउंट का सेटलमेंट कैसे होगा, कई बार वो फंस जाता है, तो वो कैसे होगा। तो 3 चीज़ें यहाँ पर इश्यूज हैं, उन 3 चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए हम एक एजेंट को लेकर आते हैं हु इज कॉल्ड द ट्राई पार्टी एजेंट। अब ये ट्राई पार्टी का क्या चक्कर है, पार्टी 1 पार्टी 2 थर्ड पार्टी आता है तो ट्राई पार्टी बन जाते हैं। तो ट्राई पार्टी
दिस एजेंट कम्स इन तो ट्राई पार्टी एजेंट। अब ये कोलेटरल सिलेक्शन, यहाँ पर जो कोलेटरल क्या सिलेक्ट करना है, कंफ्यूज हो रहे थे ना, वो इसका एक फंक्शन है। पेमेंट एंड सेटलमेंट, मैंने तो भेज दिया, आपको पहुंचे या नहीं पहुंचे, कैसे हुआ ये, तो पेमेंट और उसका सेटलमेंट देखता है ये पर्टिकुलर ट्राई पार्टी एजेंट। एंड कस्टडी एंड मैनेजमेंट, यानी कि जो भी बॉन्ड्स या जो भी सिक्योरिटीज यहाँ पे कोलेटरल में रखा गया, उसको कस्टडी, उनको संभाल के रखना, उनको मैनेज करना, कब देना है लेना ये सब मैनेज करना। तो ऑल द थ्री आर द फंक्शंस ऑफ द ट्राई पार्टी एजेंट। अभी ट्राई पार्टी एजेंट बन कौन सकता है, दैट इज दी इज द राइट आंसर। अभी किसी के पास कोई ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर जो कोई स्टॉक एक्सचेंज हो या फिर कोई क्लियरिंग कॉरपोरेशन हो, तो ये बन सकते हैं ट्राई पार्टी एजेंट, बिकॉज यहाँ पे क्लियरिंग सेटलमेंट ये सब मैनेजमेंट सब करना है, तो ये बन सकते हैं। अब इंडिया में कौन से ट्राई पार्टी एजेंट्स है, 2 इंडिया में है, एनएससी एंड सीसीआईएल, इंडिया में 2 ट्राई पार्टी एजेंट्स हैं, ठीक है। तो इनके थ्रू ये रेपो ट्रांजैक्शन, ट्राई पार्टी रेपो ट्रांजैक्शन करा सकते हैं। और क्या क्राइटेरिया है, नेटवर्थ एटलीस्ट 25 करोड़ रुपीस उनके पास इनिशियल पेड अप कैपिटल होना चाहिए एंड इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए टू हैज टू मैनेज दिस थिंग। एवरीथिंग है रिलेटेड टू ट्राई पार्टी एजेंट एंड ट्राई पार्टी रेपो दैट आई हैव टोल्ड यू, ठीक है। अब देखिए 90th क्वेश्चन, कंसिडर 2 bonds in which bond 1 has higher tenure in comparison to bond 2, which among them is more sensitive, ठीक है। यहाँ पे bond 1 का क्या बताया जा रहा है, हाई टेन्योर है 20 ईयर्स का, लेट से। बॉन्ड 2 क्या है, ये इन कंपैरिजन टू बॉन्ड 2, बॉन्ड 1 का हायर टेन्योर है, तो लेट्स से ये 10 ईयर्स है, तो कौन ज़्यादा सेंसिटिव है पूछा जा रहा है। तो ये बॉन्ड थ्योरम पे डिपेंडेंट है। सबसे पहली बात तो बॉन्ड थ्योरम का 4 बॉन्ड थ्योरम से, पहला ये कि जो बॉन्ड का बॉन्ड प्राइस है, अगर ये 100 रुपीज़ है, ये 10% इंटरेस्ट है, लेट्स से 10 ईयर्स का टेन्योर है एंड ये 90 में खरीद रहा है। अब ऐसे ही एक बॉन्ड सी जो है मार्केट में आ गया 100, 90 और ये दे रहा है 20% इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट रेट यहाँ पे इंक्रीज होने पे इस पर्टिकुलर बॉन्ड B2 को आप कौन खरीदेगा, आप सारे ही सी को खरीदेंगे बिकॉज इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है। B2 को खरीदने के लिए वी हैव टू रिड्यूस द बॉन्ड प्राइस, लेट्स से 50 कर दिया। अब यहाँ पे डिफरेंस कितना 10 था पहले, अब कितना है 50 रुपीज़ का डिफरेंस जो प्रॉफिट है वो मिल रहा है, यहाँ पर ओनली 10 रुपीज़ का। तो बॉन्ड प्राइस आपको कम करना होगा अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है एंड वाइस वर्सा। तो इंटरेस्ट रेट एंड बॉन्ड प्राइस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब दूसरी बात है, जब भी बॉन्ड प्राइस को इंक्रीज डिक्रीज करना है तो इंक्रीज करने में हम बिल्कुल हिचकिचाते नहीं, बट डिक्रीज करने में बहुत ज़्यादा हिचकिचाते हैं कि अरे कम करना है बॉन्ड प्राइस, तो इंक्रीज इज मच मोर देन डिक्रीज, ये चीज़ है। तीसरा ये कि जिसका टेन्योर ज़्यादा है 20 ईयर्स, वो ज़्यादा सेंसिटिव होगा, यानी कि उसका बॉन्ड प्राइस बार बार चेंज, ज़्यादा थपेड़े खाएगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम मार्केट में है तो ज़्यादा उसको थपेड़े खाने पड़ेंगे। तो दैट इज द थिंग, दैट इज इट इज मोर सेंसिटिव। उसका बॉन्ड प्राइस बार बार 50 करो 40 करो ऊपर नीचे करो, ये करना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, लेटेस्ट से कोई बॉन्ड है जो कि 5% इंटरेस्ट दे रहा है, तो ये बॉन्ड सर्वाइव कर पाएगा मार्केट में? यस, बॉन्ड प्राइस को ऊपर नीचे करके कर पाएगा, बट इसका जब जो कूपन रेट है, जब जिस बॉन्ड का कम है, तो वो उसके सेंसिटिविटी ज़्यादा है, उसका बॉन्ड प्राइस बार बार ऊपर नीचे करना पड़ता है। Okay, so these are the 4 bond theorem. Interest rate, bond price are inversely proportional. The decrease is more the increase is more than decrease. Higher tenure तो higher sensitivity, lower coupon rate तो higher sensitivity. तो ये 4 चीज़ें। तो यहाँ पे देखिए बॉन्ड 1 जो है 20 ईयर्स का, ज़्यादा सेंसिटिव कौन सा बॉन्ड है, 20 ईयर्स वाला बॉन्ड, क्योंकि ज़्यादा टेन्योर है इसका, तो बॉन्ड 1 इज मोर सेंसिटिव, तो दैट इज वाई ए इज द राइट आंसर। Okay, so these were your 90 questions and let me again remind you कि टीचर्स डे सेल अभी हमारे सारे जो कोर्सेस है ऑफ EduTap उन पर चल रहा है। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द JIB एग्जाम देन दिस इज अ गोल्डन चांस फॉर यू। गुरु 80 ये कोड यूज करके आप 80% डिस्काउंट पा सकते हैं ऑन द JIB कोर्सेस। अब इसके अलावा आप या आपके नोन किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाइक RBI, ग्रेड बी, IFSC, IRDI, नाबार्ड, सेबी ग्रेड ए या इसका कॉम्बिनेशन, SBI, PO क्लर्क, IBPS, RRB या फिर UPSC, EPFO, FCI, AG3, UPSC, CSAT, इनमें से किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो EduTap इज प्रोवाइडिंग वंडरफुल कोर्सेज फॉर यू। द लिंक्स फॉर दिस कोर्सेज आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। साथ के साथ इन पर अप टू 80% का डिस्काउंट ऑफर चल रहा है एंड टुडे इज द लास्ट डेट 4 to 6 सितंबर। ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है, तो प्लीज क्विकली अवेल दिस पर्टिकुलर ऑफर।
ऑफर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कूपन कोड्स आपको दिए हुए हैं, इनको यूज करके आप ये ऑफर अवेल कर सकते हैं। एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट एंड लेट मी टेल यू कि आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन को और अच्छी तरीके से एनहांस करने के लिए एडुटैब हैज कम अप विद वंडरफुल कोर्सेज फॉर यू, जो कि आप हमारे वेबसाइट से उनमें एनरोल कर सकते हैं। तो इनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। एंड वन ऑफ द कोर्स ओवर हियर इज अ मास्टर कोर्स, यू कैन सी। तो मास्टर कोर्स में कंसेप्ट क्लासेस, शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोस के थ्रू आपको सारा जो सिलेबस है वो बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। एंड ईच एंड एवरी चैप्टर के एमसीक्यूज, चैप्टर वाइज नोट्स, ईच एंड एवरी कंपोनेंट का आपको बढ़िया तरीके से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट है वो प्रोवाइड किए गए हैं, सो दैट यू कैन प्रैक्टिस। 8 एंड 12 मंथ्स के वेरिएंट्स हैं यहाँ पर, एंड जो भी कूपन कोड है उसको यूज़ करके आप डिस्काउंट भी पा सकते हैं। ये तो चारों कंपोनेंट्स का हो गया। अब सिंगल कंपोनेंट लेट से आप लेना चाहते हैं, IIFS, PPB, AFM या RBWM, यहाँ पर सिंगल दबाएंगे तो यू विल सी दिस ऑल्सो, तो यू कैन बाय दैट ऑल्सो, उस पर भी डिस्काउंट है। यूज द कूपन कोड, गेट द डिस्काउंट। अब इसके अलावा लाइव क्रैश कोर्सेज भी हमारे रनिंग है, तो इसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं। तो लाइव क्रैश कोर्स में लाइव क्लासेस के थ्रू मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाया जाता है। ऑल्सो इन द मास्टर कोर्स यू हैव दिस फीचर कि एग्जाम से पहले रिविजन के लिए आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाइव क्लासेस के थ्रू पढ़ाए जाते हैं। लाइव क्रैश कोर्स में लाइव क्लासेस हैं एंड यू कैन सी द रिकॉर्डिंग ऑफ द लाइव क्लास, लेट से अटेंड नहीं कर पाए। चैप्टर वाइज MCQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मोस्ट, और ईच एंड एवरी चैप्टर के नोट्स और साथ के साथ फुल लेंथ मॉक टेस्ट, ये सब आपको अवेलेबल है। 6 मंथ्स की वैलिडिटी है, यू कैन यूज द कूपन कोड टू गेट द डिस्काउंट, ठीक है। इनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, डू नॉट वरी। एंड इफ यू हैव एनी अदर क्वेरी, कॉल अस ऑन दिस नंबर और ड्रॉप अ मेल at hello@edutap.co.in। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।